आदाब मुंसिफ प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मोनिस अनवर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में जहां एक तरफ दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, वहीं देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। आज भारत को कोई आंख दिखाने का साहस नहीं कर सकता। गरीबों को कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे 4 स्तंभों को मोदी सरकार ने बीते 9 साल में मजबूत आधार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उत्तर प्रदेश के किसान सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। प्रदेश का किसान उससे सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है, क्योंकि 90% से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत श्रेणी का है, छोटी जोत का है। उत्तर प्रदेश के अंदर यानी अगर भारत के अंदर 11 करोड़ इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 63 लाख लाभार्थी हैं, जिन्हें अब तक पीएम किसान निधि के माध्यम से 55 करोड़ 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में आ चुकी है। इसमें 6,000 रुपए सालाना भारत सरकार प्रत्येक किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। और उत्तर प्रदेश एमएलसी की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान में अखिलेश यादव लखनऊ के तिलक भवन में वोट देने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, साथ ही उन्होंने सेना को भी करप्ट बता दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें दुख होता है इस बात का कि जो फोर्स सबसे महत्वपूर्ण काम करती है वो फोर्स सबसे ज़्यादा करप्ट हो गई है। आज ही के अखबारों में रिपोर्ट है, सपा सरकार में डायल 100 बनाया गया, पुलिस के लिए कई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देकर पुलिस हेडक्वार्टर बनाया गया। बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या 9 साल अब 10 नंबरी ये सरकार हो गई है, 10 साल पूरे हो जाएंगे। सरकार के 10 साल हो गए, 10 नंबरी हो गई सरकार। 9 साल पूरे हो गए तो इसका मतलब 10 नंबरी हो गई सरकार। क्या उपलब्धि है सरकार की? एम्स के लिए आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कितने एम्स आएंगे, आपका घोषणा पत्र पलट कर देखिए। स्मार्ट सिटी, आपने कितने स्मार्ट सिटी बना दिए? पूरे देश में मैंने सदन में भी कहा कि एक्सप्रेस वे के लिए पैसा दिल्ली सरकार दे रही है, एनएचएआई से बन रहे हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश को वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जिस समय बनारस को 24 घंटे बिजली दी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था कि कोटा बिजली का बढ़ाया जाएगा। ये सरकार कोटा नहीं बढ़ा पाई 9 साल वाली सरकार से। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं बढ़ा? इसका जवाब क्या है? जो घोषणा पत्र में लिखा था कि एम्स कितने बजाए जाएंगे, उसका जवाब क्या है इनके पास? सड़कों के लिए, एक्सप्रेस वे के लिए और प्रदेशों को पैसा मिल रहा है दिल्ली से, यूपी की सरकार को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? बड़ा बड़ा आयोजन किया गया इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर पहुंचा है? कितना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिला है? स्मार्ट सिटी के नाम पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज दौरे पर जौनपुर पहुंचे। उन्होंने जिले में चल रहे जल शक्ति मिशन के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों की बैठक करके विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और इस दौरान गंगा रक्षा संकल्प कार्यक्रम में भी शिरकत की। जल शक्ति मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि हर घर में नल से जल पहुँचाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक 1 करोड़ 18 लाख घरों में नल से पानी पहुँचाया जाएगा। और बाराबंकी जिले में आज अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। पहली घटना मसौली थाना क्षेत्र में हुई, जहां दिल्ली से गोंडा जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर रोड पर बने डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हुए, जिन्हें इलाज के बाद उनके गंतव्य की ओर भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ दूसरी घटना जैदपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ अयोध्या हाईवे पर उधौली ओवरब्रिज के पास की है। यहाँ नई सराय से श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही एक डबल डेकर बस उधौली ओवरब्रिज के पास जाम में फंस गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार करीब 40 यात्री घायल हो गए, जिन्हें रामसनेही घाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
इन हादसों में गनीमत रही कि दोनों बसों में सवार यात्रियों में से किसी की जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि इन 40 यात्रियों में से कोई गंभीर घायल नहीं है। सीएचसी पर मौजूद डॉक्टरों ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अमरेश वर्मा ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए सभी घायलों को चाय नाश्ता करवाया। जाम लगी रही तो खड़ी रही और तो कैसे ट्रक आवा है, ट्रक आवा है माई सी धक्का तो जाके बजा है वो ट्रक वो जाम में ट्रक रहा बजा है धक्का तो इतना टायर अगला चक्का क्या है सब धुरकुची। मतलब पलटी ने दूसरी ट्रक ने टक्कर मारी बस में। हाँ तो हो ट्रक है, ट्रक ने टक्कर मारी आपकी बस में जिसमें आप बैठे थे। घटना बस जाम लगी रही तो खड़ी रही और तो कैसे ट्रक आवा है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में साधु सामने आए हैं। संतों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए उनकी सरकार से मांग है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। 5 जून को अयोध्या में लाखों साधु संतों को आमंत्रित किया गया। संतों का कहना है कि हम सभी पॉक्सो का समर्थन करते हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि ये और भी कठिन धाराएं हों, लेकिन हम उसकी कुछ उपधाराओं को सुधारने और समीक्षा की बात कह रहे हैं। पॉक्सो में कई ऐसे उपबंध हैं जो ये तय करते हैं कि किस स्तर का अपराध है, किस तरह की यौन उत्पीड़न की स्थितियां हैं। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए शासन को कठोर से कठोर कानून भी बना लेना चाहिए, लेकिन उसको जो भी आभासीय परिस्थिति है जो नहीं प्रमाणित होने वाली हैं, आरोप है कि आधार पर एक व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाए तो कैसे प्रमाणित होगा, इसमें संशोधन होना चाहिए। दौरी दुकान है जिसके पास अपनी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे समाज रहता है तो उसमें ऐसी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा रहते हैं। संतों को फंसा दिया जाए, संत को यही एक मोहरा है कि महिला लगा दो और बस संत भाग जाएंगे। तो इसमें मान लीजिए कि अगर वो लगा दिया कि महाराज ने छेड़ दिया और उसमें 376 लागू हो जाता है, तुरंत महंत जी को उठा करके जेल डाल दिया जाता है। लोग ये कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा पापी है। नहीं, पास्को एक्ट का मेरा विरोध नहीं है। पास्को एक्ट बहुत अति उत्तम है, इससे अधिकतम से अधिकतम कठोरतम सजाए की प्रावधान होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए जिस दिन वो निर्दोष साबित होते हैं और वो जो दोष ठहराया है वो गलत साबित होता है, उसके साथ क्या होगा? उसके साथ अगर उसका भी होगा कि जहाँ उसको जेल पकड़ के डाल दिया जाए और वो प्रावधान में जब वो जेल जाती है तब उसमें देश और समाज में एक समरसता कायम होगा, लोग भय खाएंगे, डरेंगे, तब इस सही और गलत का पहचान होगा। इसलिए संत तैयार हैं, सभी दुखी हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां अचानक आग लगने से आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। आग लगने की घटना गहमर थाना क्षेत्र के बासुका गांव में हुई है। आग लगने से हजारों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बासुका गांव के रहने वाले मुन्ना राम की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग ने आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी जद में ले लिया। देखते ही देखते आधा दर्जन झोपड़ियां आग में जलकर राख हो गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से झोपड़ियों में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। खाना बनाते समय झोपड़ियों में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर अभी आए हम देखे तो यहाँ पे 7-8 झोपड़ियाँ आवासीय जली है, ऐसा लोग यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। बाकी लेखपाल अभी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। साथ में जो भी नुकसान हुआ होगा उसका उसी हिसाब से जो अनुमान दिया जाता है धनराशि वो लोगों को प्रदान कराई जाएगी जो उसके पात्र होंगे। आग लगने की वजह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, मगर जांच कर रहे हैं लेखपाल लोग। यहाँ के लोगों के द्वारा जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। और कहावत है कि जहां की मिट्टी हो वहीं पर सुपुर्द खाक होती है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर में सामने आया है, जहां मोहल्ला मेहमान शाह के रहने वाले 36 साल के आलम की सऊदी अरब में नौकरी के दौरान 14 महीने पहले मौत हो गई। आलम की मौत की सूचना LIU सब इंस्पेक्टर विनीत के द्वारा जानकारी मिली। उसके बाद से परिजन उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए प्रयास करने लगे और आखिरकार मेहनत रंग लाई और आलम की बॉडी को वतन वापस लाया गया और सुपुर्द खाक कर दिया गया। आलम के बड़े भाई आफ्ताब ने जिला प्रशासन, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विदेश मंत्री S जयशंकर का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया है कि उनके बड़े भाई की डेड बॉडी सबके प्रयास से घर आ गई। परिजनों का कहना था कि अगर इन सब की मदद नहीं मिलती तो शायद आखिरी दीदार तक नहीं हो पाता। फिलहाल नमाको से मेहमान शाह के कब्रिस्तान में आलम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जो है 60% मीडिया का भी है और 60% जो है प्रशासन
एस आनंद एसपी साहब और उसका नाम LIU इंस्पेक्टर सूरज भान सिंह, तमाम जितने भी आला अधिकारी जिनसे भी हमने संपर्क करा उन्होंने हमारा काम करा। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, योगी आदित्यनाथ जी, एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, इनका सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ इनका। और वाकई ये साबित कर दिया इस गवर्नमेंट ने कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन विकास तो होता है लेकिन कुछ देर लगती है सच्चाई सामने लाने के लिए। आज सच्चाई सामने जनता के भी है, आप सबके भी है, मीडिया के भी है। बच्चे की जुबान पे है कि आलम की बाडी सऊदी अरब से आई। तो इसमें जो है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला अस्पताल में सरकार द्वारा मरीजों को सभी सुविधाएं दिए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। जिला अस्पताल में जिला संभल के गांव घनसूरपुर निवासी वाजिद का इलाज जिला अस्पताल की तीसरी मंजिल पर चल रहा था। टीबी के मरीज वाजिद को 7 दिन पहले जिला अस्पताल में भर्ती रखने के बाद आज उसकी छुट्टी कर दी गई थी। छुट्टी के बाद मरीज की पत्नी हलीमा घंटों लिफ्ट, व्हीलचेयर या किसी स्ट्रेचर का इंतजार करती रही, लेकिन उसे कोई सुविधा नहीं मिली। तो मजबूरन उसने पति वाजिद को अपने कंधों पर बिठाकर तीसरी मंजिल से सीढ़ियों को उतरते हुए इमरजेंसी गेट से बाहर वाहन पकड़ने के लिए आना पड़ा। इससे आप जिला अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की कहानी समझ सकते हैं। बाबा क्या नाम है तुम्हारा? रामदीप। स्ट्रेचर मिली तुम्हें? नहीं। इसको इनको कैसे लेके आ रहे हो? क्या नाम है इनका? कहाँ से लेके आ रहे हो उन्हें? नहीं, यहाँ से 4 मंजिल पे से। क्या बीमारी है इन्हें? और उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में अल अशरफ कम्युनिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ ज़ियाए असदक फाउंडेशन की तरफ से एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में लगभग 550 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मोहम्मद सादिक ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले छात्रों को इनाम दिया गया। उन्होंने बताया कि इसका मकसद बच्चों के अंदर हौसला पैदा करना है, जिससे बच्चे इस तरह की परीक्षाओं के बारे में जान सकें। देखिए, अल अशरफ GK कंपटीशन आज सिक्किसा मोहम्मदपुर के मदरसा जामिया इस्लामिया सुफिया निस्वा के प्रांगण में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो हमारी 2015 से लगभग अल अशरफ जो हमारी कम्युनिटी है उसके माध्यम से 2015 से लगातार हम हर वर्ष इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतियोगिता कराते हैं। बच्चे आज की इस प्रतियोगिता में जो सूचना मिल रही है अभी 550 बच्चे और बच्चियाँ इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग की हैं, जिसमें हमारी कम्युनिटी का निर्णय है कि जो प्रथम स्थान, ये परीक्षा हमारी 3 ग्रुप में है, ABC, A ग्रुप 6, 7, 8, B ग्रुप 9, 10, C ग्रुप जो हमारा है 11, 12, 3 ग्रुप करके ये परीक्षाएं हमारी चल रही हैं। और अमरोहा जिले के हसनपुर नगर में स्थित एक मोहल्ले की महिला का शव उसके ही घर से कुछ दूरी पर खाली पड़े प्लॉट में लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज थाना हसनपुर में एक सूचना सुबह प्राप्त हुई कि एक मिथिलेश नाम की महिला की डेड बॉडी उनके घर के पास एक खुले स्थान पे जहाँ शौच के लिए गई थी मिली है, जिसमें तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और वहाँ पे डेड बॉडी के बारे में जानकारी की गई। तो वो रेहरा अड्डे की रहने वाली मिथिलेश है, जिनके पति बिट्टू हैं जो ई रिक्शा चलाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा फिर जानकारी दी गई कि इनके परिवार के जो जेठ बिजनौर के गांव में बीती रात बारात आई थी। इस दौरान सभी लोग शादी समारोह में मशगूल थे। इस बीच बारात में आरोपी दरिंदे चाचा की नज़र 2 मासूम 6 और 5 साल की बच्ची पर पड़ गई। चाचा दोनों मासूम बच्चियों को बहला फुसलाकर सुनसान इलाके में ले गया, जहां पर चाचा ने मासूम बच्चों के साथ मुंह काला किया। दोनों मासूम बच्चियां बदहवास हालत में सुबह मिली। मासूम बच्चों ने परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दोनों मासूम बच्चियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज सुबह शेरकोट पुलिस को एक पिता ने सूचना दी कि उनके गांव में, शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव में उनके घर पे बारात आई हुई थी। रात में उनकी बच्ची 6 वर्षीय बच्ची तथा उनके साले की बच्ची दोनों मिसिंग हो गई थी। ढूंढने पर वो सुबह मिली तो उन्होंने ये बताया कि बारात में एक चाचा आए हुए थे, उन चाचा ने उनके साथ गलत कार्य किया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। बच्चियों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तहरीर
रामनगरी अयोध्या को एक बड़ी सौगात मिली है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बालू घाट पर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई है। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने रिबन काटकर पैराग्लाइडिंग का शुभारंभ किया। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक पर्यटक पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकेंगे। पवनसुत कंपनी अयोध्या में पैराग्लाइडिंग ऑपरेट करेगी। अयोध्या जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां प्लान हम लोग कर रहे हैं। उन्हीं में से एक यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब स्थापित किया गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर आज मोटर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जा रही है और आज इनॉग्रल फ्लाइट थी इन लोगों की। एक एजेंसी को एंगेज किया है, एडीए ने। एडीए के अधीन ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी और मुझे उम्मीद है कि इससे यहाँ पर जो अट्रैक्शन है लोगों का अयोध्या में आने का, रुकने का, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये बहुत ही। लखीमपुर खीरी जिले के निगासन कोतवाली क्षेत्र के कटोवा गांव निवासी जगदीश का शव खेत में मिला है। जानकारी के मुताबिक किसान शव के पास ही खेतों पर गया हुआ था और जहां बाघ ने उस पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। किसान की मौत की खबर सुनकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में हुए सैफ हत्याकांड का पुलिस ने 72 घंटों में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले सलमान उर्फ काना को और आतिफ इलाही को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए देसी तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस हत्यारोपी के और अन्य साथियों की तलाश कर रही है। डीसीपी रविंद्र कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद सलमान ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। और उन्नाव जिले के पूर्वा कोतवाली के मिरीखेड़ा गांव में मधुमक्खियों के हमले से 3 लोग घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। बता दें कि खेत पर जेसीबी से मिट्टी बराबर करवाने का काम चल रहा था, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने वहां मौजूद 4 लोगों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने हिम्मत कर सभी घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद एक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान पप्पू खान नामी शख्स की मौत हो गई। और खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के नौतनवा कस्बे से है, जहां 3 लोगों के साथ विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि एक व्यक्ति द्वारा 3,20,000 रुपए ठगी करने का आरोप है। पीड़ितों ने बताया कि विदेश भेजने के नाम पर रुपए लेकर आरोपी मिलने से भी कतराता है। यही नहीं, आरोपी युवक फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देता है। इस मामले में नौतनवा चौकी प्रभारी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले में जांच कर साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र इलाके में बाइक से घर लौट रहा एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल हो गया। घायल ने अपने भाई समेत 2 अन्य लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि घायल शख्स स्वरूपपुर रोड पर घर की तरफ लौट रहा था। इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हाथ में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद नरेनी चौकी इंचार्ज मायाराम भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घायल को बिलसी अस्पताल भेज दिया। चौकी इंचार्ज मायाराम ने बताया कि घायल कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं है, अस्पताल भेज दिया गया है। और कानपुर में 20 सितंबर 2022 को मोहम्मद आजम नाम के युवक की हत्या का मामला सामने आया था। इस हत्या में वांछित चल रहे 15,000 के इनामी अभियुक्त को थानापन की पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आजम हत्याकांड में एक आरोपी सुधीर शर्मा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन दीपक लगातार फरार चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।